ये देखते हैं। मैंने तुम्हें बोला था कि रिवाइज कर लेना एक बार ये सब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया या थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा दोबारा देखना है तो दोबारा देख लो एक बार जाके, और इन सब को कोशिश करना कि तुम्हारे दिमाग में रहे कि एक थिन सर्कुलर रिंग में मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r² होता है और ये सारी चीज़ें है ना। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती थी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ planar body, that is lamina, about an axis perpendicular to its plane is equal to sum of moment of inertia about two perpendicular axes, जो कि concurrent है ना with perpendicular axis और एक ही plane में है। और हमारा parallel axis क्या कहता था कि the moment of inertia of body about any axis is equal to sum of moment of inertia about a parallel axis passing through the center of mass and the product of its masses through the square of the distance between the two parallel axes, है ना। ये अच्छा एग्जाम्पल देखा हमने, जो इन्होंने बोला एग्जैक्टली वही लिखा है। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में और देखते हैं व्हाट वाज दैट, यहाँ से करना था काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स एक्सिस। तो वी हैव ऑलरेडी इंडिकेटेड द एनालॉजी बिटवीन रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशन मोशन, है ना। हम जानते हैं कि रोटेशन ट्रांसलेशन जो है वो कितना रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा प्लेज द सेम रोल इन रोटेशन एज वेल एज linear velocity v in translation. So we wish to take this analogy further, or in doing so we shall restrict the discussion only to rotational about fixed axis. तो हम इसको आगे ले जाना चाहते हैं कि किस तरह से ट्रांसलेशन और रोटेशन आपस में रिलेट करते हैं, और इसमें हम क्या कंडीशन रखेंगे कि एक फिक्स्ड एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, एक्सिस मूव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दिस केस ऑफ मोशन इन्वॉल्व ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ना, ये आगे भी तुम्हें काम आएगा। इवन केमिस्ट्री में पढ़ोगे क्लास 11th में, है ना। तो नीड्स ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू डिस्क्राइब द मोशन। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि उसको एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज ट्रांसलेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू लीनियर मोशन। तो दिस सेक्शन इज लिमिटेड ओनली टू काइनेमेटिक्स, वी शेल टर्न टू डायनामिक्स इन लेटर सेक्शन। ठीक है, अभी काइनेमेटिक्स पे ही जा रहे हैं। तो वी रिकॉल दैट फॉर स्पेसिफाइंग द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोटेटिंग बॉडी वी टेक एन पार्टिकल लाइक पी ले लेते हैं, और ये फिगर 7.33 में ऑफ द बॉडी इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इन द प्लेन इज मूव। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, वोल बॉडी बोल रहे हैं कि इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इन द प्लेन इट मूव्स इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वोल बॉडी। तो जिस प्लेन में वो मूव कर रहे हो पूरे बॉडी की ही डिस्प्लेसमेंट है ना। और थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम अ फिक्स डायरेक्शन इन द प्लेन। अब तुम देख सकते हो नीचे फिगर, ये है फिगर, हाँ 7.33। तो इस फिगर को थोड़ा सा एक बार दिमाग में रखो, फिर उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे कि ये थीटा जो है वो कैसे मूव कर रहा है। ये इस शेप का बॉडी का ऐसा शेप है लट्टू जैसा, और एक फिक्स है ना, जेड एक्स और वाई, एक्स डैश वाई डैश सब दे रखा है। आते हैं वापस उसमें, ऐसे लिखना आना चाहिए तुम्हें, क्योंकि फिगर में क्या बताने की कोशिश हो रही है वो तुम्हें पता होना चाहिए। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, सारी बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम द फिक्स डायरेक्शन इन द प्लेन of motion of p which we take to be the x dash axis chosen parallel to x axis। ठीक है, x axis के parallel में ये x dash axis है, और note as shown the axis of rotation is the z axis and plane of motion of the particle in the xy plane। ठीक है, xy plane है। figure 7.33 also shows theta naught the angular displacement at time 0। ठीक है, t जब 0 होगा। तो we shall also recall that the angular velocity is the time rate change of angular displacement। velocity क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टाइम रेट चेंज होता है ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, बहुत बार देख चुके हैं। नोट सिंस द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स देयर इज नो नीड टू ट्रीट एंगुलर वेलोसिटी एज वेक्टर। रोटेशन ही फिक्स है तो वेक्टर कहाँ से कह सकते हैं, मतलब तो हम क्या कहेंगे फर्दर द एसेलरेशन जो हो जाएगी अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगी। और काइनेमेटिकल क्वांटिटीज इन द रोटेशन मोशन, तो दैट इज थीटा, क्या है ये डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा रिस्पेक्टिवली आर एनालॉगस टू काइनेमेटिक क्वांटिटीज इन लीनियर मोशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो हमें पता है कि काइनेमेटिकल इक्वेशंस क्या होती है लीनियर मोशन की, v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस, ये तुमने मोशन इन 1D या इसमें भी पढ़ा था, चैप्टर 3 में भी पढ़ा था तुमने, है ना। तो v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर प्लस 2ax। तो वेयर थीटा नॉट इज इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड वी नॉट इज इनिशियल वेलोसिटी।
ठीक है बात। तो द वर्ड इनिशियल रिफर टू द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एट टी इक्वल टू जीरो। बात क्लियर है ना, इनिशियल जो होता है। और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो है ये ओमेगा थीटा के टर्म्स में है, तो इसको देख लेना है ना। देखने क्या वही है, बस एनालॉजी है। तो थीटा नॉट क्या है, इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ओमेगा नॉट क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, है ना। फिगर कुछ इस तरह की है। अब देखो इसके अगले लाइन में यही है ना इस पेज पे, हाँ। तो एग्जांपल 7.13 कहता है ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ 7.38 फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं, ठीक है। तुम्हें पता है डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू एल्फा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, याद आया। ये हमने यही सेम चीज़ हमने थर्ड चैप्टर में भी देखी थी, जो कि एग्जैक्टली ऐसा ही था कि हमने एक्सेलरेशन को कांस्टेंट माना था जब हम काइनेमेटिक्स के फॉर्म में देख रहे थे। तो यहाँ पे हमने क्या करा, डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू एल्फा कर दिया, इंटीग्रेट करा। तो डी टी को उधर ले गए, ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एल्फा डी टी प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होता है, एल्फा टी प्लस सी, एज एल्फा इज कॉन्स्टेंट। एट टी इक्वल टू जीरो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट गिवन है ना। फ्रॉम वन वी गेट एट टी इक्वल टू जीरो ओमेगा इक्वल टू सी इक्वल टू ओमेगा नॉट, ठीक है। दस ओमेगा इक्वल टू एल्फा टी प्लस ओमेगा नॉट एज रिक्वायर्ड। समझ में आया, कुछ नहीं है बड़ी बात। टी की जगह थीटा ज़ीरो रखा तो सिर्फ सी बचा, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट है गिवन है इनिशियली, है ना, क्योंकि सी जो है ओमेगा नॉट है यानी इनिशियल जो था। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू एल्फा टी प्लस ओमेगा नॉट हो गया, जो कि कांस्टेंट कहलाएगा यहाँ पे, है ना, जब भी इंटीग्रेट करते हैं। तो फिर आता है द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 1200 राउंड पर मिनट टू 3120 राउंड पर मिनट इन 16 सेकेंड। ठीक है, क्या हो रही है, स्पीड इंक्रीज़ हो रही है मोटर व्हील की। तो बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन बता दो पहले तो हमें, कौन सा, एंगुलर। मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म चल रहा है। हाउ मैनी रिवॉल्यूशन डज द एनर्जी, रिवॉल्यूशन है राउंड कितने मारे, डज द एनर्जी सॉरी इंजन मेक ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इस टाइम पे इंजन कितने राउंड मारेगा, देखते हैं। हमें पता है वी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी होता है, ठीक है। ओमेगा नॉट क्या होता है एक्चुअली में, इनिशियल एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड, है ना। रेडियन थीटा तो रेडियन में ही होता है ना, डिस्प्लेसमेंट हमारा मीटर में होता है, तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, रेडियन में होगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होगा, तो रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पे इनिशियल एंगुलर स्पीड क्या है, 2 पाई इंटू एंगुलर स्पीड इन रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। हमने क्या करा, रेडियन से रिवोल्यूशन में आ गए, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, रेडियन में एक खेलता है ना। तो 2 पाई इंटू एंगुलर स्पीड इन रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, RPM अपॉन में 60, राउंड पर या रिवोल्यूशन पर जो भी बोलो। तो 2 पाई इंटू 1200 अपॉन 60, तो 40 पाई रेडियन पर सेकेंड आ गया। तो यहाँ अच्छी बात क्या करी, पाई को वैसे ही रहने दिया, तो ये हमारा इनिशियल आ गया। सिमिलरली ओमेगा फाइनल एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड क्या हो जाएगी, बस 3120 को लगा देंगे और 104 पाई रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है। फॉर्मूला क्या था, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी। तो ओमेगा में से ओमेगा नॉट को माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे टी से, तो हमारा 4 पाई रेडियन आंसर आ जाएगा, है ना। तो द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द इंजन इज़ 4 पाई रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। यूनिट मत भूलना और पाई में ही रहने देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेकंड थिंग आती है, पूछ रहे कि कितने राउंड पड़ेंगे, ठीक है। बोल रहे हैं ना, अगला क्वेश्चन यही तो था हमारा, कह रहा था हाउ मेनी रिवॉल्यूशन डज द इंजन मेक ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम पे कितने रिवॉल्यूशन लेगा। तो हमें क्या क्या चीज़ें पता है, हमें पता है कि उसमें उसका ओमेगा क्या है, इनिशियली उसका वेलोसिटी क्या थी, एंगुलर वेलोसिटी उसकी, उसके पास टाइम कितना है, टाइम पता है ना हमें, कितना दिखाया था, 16 सेकेंड, हाँ 16 सेकेंड। और अल्फ़ा पता है, अल्फ़ा भी निकाला। तो इन सारी वैल्यूज़ को रख के अगर हम थीटा निकाल पा रहे हैं, थीटा ही तो है हमारा रिवॉल्यूशन पर सेकेंड मतलब ओमेगा हमारा रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है, थीटा हमारा रिवॉल्यूशन है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू रखी, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर में, और हमारे पास आंसर आ गया। तो नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशन जो है, इसको एक्चुअली अगर देखना चाहें तो 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, फाइनली 576 आ जाएगा। पेपर में एग्जैक्ट क्वेश्चन आ सकता है, एग्जैक्ट क्वेश्चन 576 आंसर आएगा ऐसा वाला। तो तुम अगर कैलकुलेशन करके बैठोगे, या तुम्हें पता होगा कि 3120 अगर तुम्हें दिखा, या ना, क्योंकि ऐसे चीज़ें दिमाग में रहती हैं, फिर हमें पता है कि कैलकुलेशन कितनी फटाफट होने वाली है। 4 पाई वहाँ से आएगा, यहाँ से 576 हो जाएगा, या इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा, था ना आसान। डायनामिक्स अबाउट ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स एक्सिस, एक फिक्स एक्सिस में देखते हैं। तो टेबल 7.2 लिस्ट क्वांटिटीज एसोसिएटेड विद लीनियर मोशन एंड देयर एनालॉगस
इन रोटेशनल मोशन, है ना, ये सब हम पहले ही देख चुके हैं. वी नो दैट इन रोटेशनल मोशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क प्ले सेम रोल एज मास एंड फोर्स. दोबारा बोलता हूँ, मास क्या होता है, मोमेंट ऑफ MOI, और फोर्स क्या होता है, टॉर्क होता है यहाँ पे रोटेशन में. तो गिवन दिस वी शुड बी एबल टू गेस द अनदर एनालॉग, है ना. तो वी नो दैट इन लीनियर मोशन वर्क डन इज गिवन बाय FdX, और इन रोटेशनल मोशन फिक्स एक्सिस पे टाउ डी थीटा हो जाएगा. सिंस वी ऑलरेडी नो द कॉरस्पॉन्डेंस डी एक्सिस इम्प्लाइज डी थीटा, या फिर फोर्स जो इम्प्लाई करता है टाउ को. However, it is necessary that these correspondence are established on sound dynamical consideration. This is what we now turn to. Before we begin, we note a simplification that arises in the case of rotational motion about a fixed axis. ठीक है, हम सिंप्लीफिकेशन देखने वाले हैं जो कि अराइज होती है इस रोटेशनल मोशन में. सिंस द एक्सिस इज फिक्स्ड, ओनली दोस कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क विच आर एनालॉग टू द डायरेक्शन ऑफ फिक्स्ड एक्सिस नीड टू बी कंसिडर इन अवर डिस्कशन. फिक्स में जो जो चीज़ें चेंजेस होते हैं उन्हीं में उसी को हम डिस्कशन में लाएंगे. और अ कंपोनेंट ऑफ टॉर्क परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन विच टेंड टू टर्न द एक्सिस फ्रॉम इट्स पोजीशन. ठीक है, ऐसे कंपोनेंट्स को. तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क देयरफॉर नीड नॉट टू बी टेकन इनटू अकाउंट. ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं लेंगे, दिक्कत उसमें है नहीं. यहाँ पे समझो कि वी नीड टू कंसीडर ओनली दोज फोर्स दैट लाई इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस. एक्सिस के परपेंडिकुलर रहेंगे, ऐसे फोर्सेस लेने हैं. फोर्सेस विच आर पैरेलल टू द एक्सिस विल गिव टॉर्क परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड नीड नॉट टू बी टेकन इनटू अकाउंट. तो जो टॉर्क परपेंडिकुलर देंगे ना, इसको थोड़ा विजुलाइज करने में दिक्कत हो सकती है तुम्हें, मगर इसको समझना कि हम उनको लेंगे जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है. ठीक है, दैट लाइन प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस. ऐसे फोर्सेस जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है. एक्सिस क्या है, मान लो तुम्हारा एक जो अभी तुमने फिगर देखा था ऊपर 7.33 वाला जिसमें एक लट्टू था, है ना, वो एक्सिस था. मान लो Z एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, तो वो एक्सिस के परपेंडिकुलर XY हो जाएंगे. तो हम इसके अराउंड फोर्सेस देखेंगे. ठीक है, फोर्स विच आर पैरेलल टू द एक्सिस यानी Z एक्सिस में पैरेलल है, वो तो परपेंडिकुलर टॉर्क देंगे, है ना, उसको अकाउंट में नहीं लेंगे. फॉर एग्जांपल, दरवाज़ा तुम X और Y डायरेक्शन में खोलते हो, Z डायरेक्शन में थोड़ी. वहाँ तुम कितना भी जोर लगा लो, ऊपर नीचे करो, दरवाज़ा वहीं का वहीं रहता है. ठीक है, हम तो दाएं बाएं ही कर सकते हैं दरवाजे को. ये बात क्लियर होती है. अगली बात आती है सेकंड पॉइंट, वी नीड टू कंसीडर ओनली दोज कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस. ठीक है, ऐसे कंपोनेंट लेने हैं किसके, अभी तक हम फोर्सेस की बात कर रहे थे, अब हम पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ऐसे कंपोनेंट लेने पोजीशन वेक्टर के अलॉन्ग द एक्सिस विच रिजल्ट इन टॉर्क परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड नीड नॉट टू बी टेकन इनटू अकाउंट. ठीक है, दोबारा बोलता हूँ, कंपोनेंट लेंगे पोजीशन वेक्टर के जो कि परपेंडिकुलर हैं एक्सिस के. कंपोनेंट जो कि अलॉन्ग द एक्सिस है विल रिजल्ट इन टॉर्क परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, तो उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे. टॉर्क अगर परपेंडिकुलर जा रही है ना एक्सिस के तो दिक्कत है ना, अलॉन्ग द वे जा रही है तो साथ देंगे. तो वर्क डन बाय टॉर्क हो जाएगा यहाँ पे. थीटा और डी थीटा हमने आगे ले लिया, इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे ही देखते हैं. वर्क डन बाय फोर्स F1 वर्क लगा रहा है एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स एक्सिस. द पार्टिकल डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ विथ सेंटर C ऑन द एक्सिस. ठीक है, सर्कुलर पाथ होने वाला है और P1 डैश यानी DS यानी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट गिव द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. और फिगर 7.34 शोज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स, है ना, यानी उसी लट्टू का हिस्सा मानो जो कि घूम रहा था. तो विच इज टेकन एज द Z एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर. एज सेड अबव, वी नीड टू कंसीडर ओनली दोज फोर्सेज विच लाई इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस. ठीक है, तो एज सेड इन द अबव वी नीड टू कंसीडर ओनली वही फोर्सेज जो कि परपेंडिकुलर हैं इस एक्सिस के, जो कि मूव कर रहा है एक्सिस. तो F1 मान लेते हैं, बी वन सच फोर्स टिपिकल फोर्स एक्टिंग एज शोन इन द पार्टिकल जो कि पॉइंट P1 पे है. तो विच लाइन द विद इट्स लाइन ऑफ एक्शन इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस. और कन्वीनियंस के लिए हम कह लेते हैं दिस बी X डैश और Y डैश एक्सिस, ये एक्सिस के नाम है. ठीक है, ये फिगर 2D में दिख रही है मगर है 3D, ये थोड़ा इमेजिन करना. और कौन सा कोइंसिडेंट विद द प्लेन ऑफ द पेज, है ना, कोइंसिडेंट है पेज के. तो द पार्टिकल एट P1 डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस R1. ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है. और सेंटर C है एक्सिस पे. ये सारी बातें लिखनी पड़ेगी तुम्हें, तो कहानी बनाने आनी चाहिए कि मतलब कहानी क्या, जो फिगर में बनाओगे ना वो तुम्हें लिखना भी आना चाहिए बस. In time delta t, the point moved to the position P1 dash, the displacement of the particle ds1 therefore has magnitude ds1 equal to r1 theta d.
डी थीटा सॉरी, एंड द डायरेक्शन टेंजेंशियल एट P1 टू द सर्कुलर पाथ एज शोन। टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा अगर हम किसी भी पॉइंट को देखें तो, है ना। तो डी थीटा इक्वल टू ये दे रखा है एंगल P1C P1 डैश, इसने उस पर नहीं जा रहा। तो वर्क डन ऑन द फोर्स ऑफ अ पार्टिकल इज dW1 इज इक्वल्स टू F1 डॉट ds1, यानी F1 ds कॉस थीटा, डॉट डॉट प्रोडक्ट क्या करता है कॉस φ1। ये φ1 इंट्रोड्यूस कर दिया इन्होंने, देख रहे हो। दोबारा देखो, यहाँ पे ये वर्क डन निकालना चाह रहे हैं कि फोर्स के थ्रू कितना हुआ। तो F1 से ds1 डिस्प्लेसमेंट हुई, F1 से ds1 डिस्प्लेसमेंट हुई, तो इसके बीच में जो एंगल था वो क्या हो जाएगा φ1, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। तो यही तो F1 ds1 कॉस φ1 है ना। और यहाँ पे इन्होंने ds1 को रख दिया r1 d थीटा। कैसे भाई, देख लो, ds1 क्या है r1 इंटू डी थीटा है। जैसे हमने फोर्स के साथ करा वैसे ही इन्होंने ऊपर बता भी रखा है ना, कि लिखा है ना देयरफॉर एज मैग्नीट्यूड ऑफ ds1 इक्वल टू r1 d थीटा 1, वही चीज़ यहाँ लिखा। थीटा 1 इज, यहाँ ये मेंशन जरूर करना कि φ1 इज़ द एंगल बिटवीन f1 एंड टेंजेंट, ठीक है। और एट p एंड α1 इज द एंगल बिटवीन f1 एंड रेडियस वेक्टर। तो ओ पी डैश है ना, φ1 प्लस α1 इक्वल टू 90 डिग्री है। ये भी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि हमेशा टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द सर्कल। तो द टॉर्क ड्यू टू F1 अबाउट द ओरिजिन OP1 इंटू F1, नाउ OP1 इज इक्वल टू OC प्लस OP1। देखते हैं OP1 क्या है, ओ इन्होंने O कहाँ पे दे रखा है, ये इस टेबल में तो 7.2 में कंपैरिजन और ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन दे रखा है। वही सारी चीज़ें हैं, डिस्प्लेसमेंट हमारे यहाँ x होता है, वहाँ थीटा, v ओमेगा, a अल्फ़ा, m MOI, f टाउ, d ओमेगा डी डब्ल्यू इक्वल्स टू, यहाँ पे w रहेगा काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे वहाँ पे हाफ mv स्क्वायर होती है, यहाँ पे i ओमेगा स्क्वायर बाई 2 है ना, या हाफ i ओमेगा स्क्वायर। पावर होती है p इक्वल्स टू एफ वी, पी इज इक्वल्स टू टाउ ओमेगा, और लीनियर मोमेंटम होता है पी इज इक्वल्स टू एम वी, लीनियर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम यहाँ होता है एल इक्वल टू आई ओमेगा, है ना। यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है OP1, यानी बोल रहे हैं कि अच्छा ओ ओरिजिन को माना है ना इन्होंने, ये तो सेंटर मान रखा है। फिर भी बताना एक बार क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि द टॉर्क ड्यू टू F1 अबाउट द ओरिजिन OP1, नाउ OP1 इक्वल टू OC प्लस OP1, refer to figure 7.17 का B, since OC is along the axis, torque resulting from it excludes from our consideration। ओह, मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, इसका मतलब यहाँ O भी कंसिडरेशन में था। एक तो यहाँ पे ऐसे PDF में देखने में दिक्कत आती है ना। टॉर्क ड्यू टू F1 अबाउट द ओरिजिन इज OP1 इंटू F1, ना OP1 इक्वल टू OC प्लस OP1, OP1 इक्वल टू OC प्लस, अच्छा, रेडियस वेक्टर है ये, ठीक है। 3D में इमेजिन करना है। फिगर 7.17 का B देखना पड़ेगा, पीछे है क्या, देख लेते हैं एक बार, ठीक है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, देखना कहीं दिखे तो। मैं तो 7 पॉइंट पीछे निकलना पड़ेगा भाई। यही है, हाँ देखो यही इमेजिन करवा रहा था मैं, मेरे को सब ये बाद में समझ में आया कि ये 3D में कैसा दिख सकता है ना। इस फिगर को इमेजिन करो, अब समझ में आएगा क्लियर, है ना। दिखा C सेंटर है, O हमारा क्या था पेज के ऊपर था, जो कि इन्होंने 3D में दिखाया नहीं था, और P हमारा वो रहा जो जहाँ पे था ही, है ना। तो यहाँ रेडियस वेक्टर का कमाल आया, मेरे को लग ही रहा था ऐसा कुछ है। चलो तुम्हारा भी क्लियर हो गया देख के।
चैप्टर 42 पेजेस का है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, द इफेक्टिव टॉर्क ड्यू टू F1 इज, क्योंकि वो वाला एक्सक्लूड हो जाएगा, क्योंकि अभी कंडीशन दी थी ना, जो परपेंडिकुलर जा रहा है टॉर्क का सपोर्ट कर रहा है परपेंडिकुलरली, वो साथ ही नहीं देगा, है ना, एक्सिस के, ऐसा फोर्स। तो टाउ इक्वल टू सी पी इंटू F1 हो गया इन द डायरेक्शन अलॉन्ग द एक्सिस, एंड मैग्नीट्यूड क्या होगा, टाउ 1 इक्वल टू R1 F1 साइन अल्फा, देयरफॉर डी W1 इज इक्वल टू टाउ 1 डी थीटा। So if there are more than one force acting on the body, the work done by all of them can be added to give the total, है ना, यही होता है जनरली। आइडियल केस मतलब एक हम आम केस जो देखते हैं, टिपिकल केस देखते हैं, उसमें यही होता है, सभी फोर्सेस का सम होता है, डी थीटा कर देते हैं, है ना। अल्फा ये उस वो वाला एंगल है, साइन अल्फा, ये तो इन्होंने अल्फा 1 दे रखा है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। दिस एक्सप्रेशन गिव द वर्क डन बाय द टोटल टॉर्क which act on the body rotating about a fixed axis. It similarity with the corresponding expression dw equal to fds for linear translational motion is obvious. So dividing both side by dt gives p is equals to dw by dt, और यहाँ पे हमने टाउ डी थीटा बाई डी टी यानी टाउ ओमेगा, है ना, ये तो तुम्हें पता ही चल रहा है, तो बस हमने डी टी से डिवाइड कर दिया, हमारे पास पी भी आ गया, ठीक है, पावर आ गई। तो दिस इज़ द इंस्टेंटेनियस पावर, उसी टाइम की पावर है। कंपेयर दिस एक्सप्रेशन विद द पावर, हमें पता था कि हमारी पावर तो एफ वी थी, अल्टीमेटली हम थोड़ा रिलेशन निकाल रहे हैं इनमें, है ना, लीनियर और एंगुलर में, तो वही चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई है कि इन अ परफेक्ट रिजिड बॉडी देयर इज़ नो internal motion, the work done by external torque is therefore not dissipated and goes on increasing the kinetic energy. So the rate at which work is done on the body is given by equation ऊपर वाली, है ना, रेट की बात होती है तो, और रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का इंटीग्रेट क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, रेट की बात हो रही है, टाइम से डिवाइड करेंगे, तो यार 2 बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, आई ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी, सिंस अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। यहाँ से हमें एक और पार्ट मिल गया कि ये वाली टर्म जो है एल एच एस जो है वो आई ओमेगा अल्फा के बराबर है, तो इक्वेटिंग रेट ऑफ वर्क डन एंड ऑफ इंक्रीजिंग इन काइनेटिक एनर्जी टाउ ओमेगा इक्वल टू आई ओमेगा अल्फा, ठीक है। कोई शक क्या, टाउ ओमेगा हमारा पावर था, रेट ऑफ वर्क डन जहाँ आता है यानी टाइम से डिवाइड हो रहा है, और तुम्हें पता है एक तरह से वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी कितना रिलेट करते हैं ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को ही वर्क डन कहते हैं, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया, तो आई इजिकल टू आई टाउ इजिकल टू आई ओमेगा भी आ गया, एक और टर्म आ गई, है ना, तो सिमिलर टू न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इक्वल टू एम ए। तो जस्ट अच्छा ये चीज़ें जो हैं ज़रूर दिमाग में रखना कि किस तरह से कंक्लूजन तक पहुंच रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि कैसे पहुंचते हैं एफ इक्वल टू एम ए, कैसे पहुँचे टाउ इक्वल टू आई ओमेगा अल्फा पे, है ना। तो ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है, तो जस्ट एज फोर्स proceeds acceleration, produces acceleration, torque produces angular acceleration in the body, and the angular acceleration is directly proportional to the applied torque and inversely proportional to, ये सारी बातें तुम्हें पता ही है ना, मतलब वही है, एंगुलर यहाँ लगा रखा है, एक्सेलरेशन ही दिमाग में रखना, बाकी चीज़ें आ जाती हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं, फिर बाकी हम एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ रोटेशन अबाउट अ फिक्स एक्सिस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगला एग्जांपल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। अ कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास, ठीक है, मास के कॉर्ड का नेग्लिजिबल है, इज़ बाउंड अराउंड द रिम ऑफ अ फ्लाई व्हील, ठीक है, ऐसे कुछ ज़्यादा है कि जैसे हम पतंग उड़ाते हैं तो चक्री होती है ना, जो क्या कहते हैं, चक्री कहते हैं उसको, तो उसमें बाउंड हो रखी है राउंड द रिम ऑफ फ्लाई व्हील ऑफ मास 20 kg और रेडियस दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, बात एक से क्लियर हो रही है। द स्टडी पुल ऑफ 25 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द कॉर्ड एज शोन इन द फिगर, तो खींचा गया, ठीक है, ये ऐसे चपाती की शेप में है कोई, और नीचे खींचा गया है, जैसे कि तुम देखते भी होगे कुएं से पानी निकालते वक्त जो करते हैं। तो फ्लाई व्हील इज़ माउंटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस
विथ फ्रिक्शनलेस बियरिंग। ऐसी चीज़ें इसलिए बोली जाती हैं कि फ्रिक्शन वगैरह को कंसीडर ना करा जाए। ठीक है, आगे बात हो रही है, कह रहे हैं कि कुछ 4 पार्ट दे रखे हैं। पहला है कंप्यूट द एंगुलर एसिलरेशन। ठीक है, क्या बताना है? अल्फा बताना है, एसिलरेशन बताना है। फाइंड द वर्क डन बाय द पुल, ओके, व्हेन 2 मीटर, यानी इस बार में DSB दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो दिक्कत कम है ना, फॉर्मूले में पुट करना है बस फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करके। अभी देखेंगे। ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी, अज्यूम व्हील स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मान लिया कि इंक्रीजिंग जो वो है काइनेटिक एनर्जी, मान लेते हैं व्हील स्ट्रेस से स्टार्ट हो। कंपेयर द आंसर इन पार्ट B एंड C। चलो देखते हैं। ये है फिगर प्रॉपर, ध्यान रखना, मैं हर बार बताता हूँ बच्चों को कि भाई फिगर जब तक नहीं बनाओगे मज़ा नहीं आएगा, तुम्हें भी टीचर को भी, और समझने में इतना आसान हो जाता है। उसने लिख दिया है, देखो M = 20 kg, R = 20 सेंटीमीटर, सारी कहानी ख़त्म। F दे रखा है 25 न्यूटन का, है ना, पुल लिख रखा है ना, तो वी यूज़ I अल्फा इक्वल टू टाउ, तो टाउ इक्वल टू FR, है ना, एक्चुअली यही होता है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, फोर्स इंटू रेडियस कर दिया। रेडियस हमारा सेंटीमीटर में था, फोर्स हमारा न्यूटन, तो SI में ले आएंगे, मीटर में ले आएंगे, न्यूटन मीटर आ गया। तो I = मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाई व्हील अबाउट इट्स एक्सिस। दोबारा सुनो, MOI ऑफ फ्लाई व्हील अबाउट इट्स एक्सिस इज mr²/2। कहाँ से आया, टेबल देखो, है ना, थोड़ा ये चीज़ें देखनी पड़ेगी, है ना। पूछ क्या रहा है, कह रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ। हमें पता है कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें MOI चाहिए, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I चाहिए, और टाउ चाहिए। टाउ हमने निकाल दिया तुम्हारे सामने FR करके, है ना, F × R, फोर्स इंटू रेडियस। दूसरा MOI निकालना है तो mr²/2, M पता है, R पता है, बाई 2 कर दो। तो एक्सेलरेशन निकालने में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। यूनिट मत भूलना, एक्सेलरेशन हमारी मीटर पर सेकंड में ही आएगी जो आती है। यहाँ इन्होंने क्या करा बे, kg से kg काट दिया तो हाँ पर सेकंड में आ गई, है ना। वर्क डन बाय द पुल अनवाइंडिंग 2 मीटर, 2 मीटर जा रहे हैं, 25 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 50 जूल। ये तो डायरेक्ट था, मैं कह ही रहा था तुम्हें, है ना, फोर्स से सीधा मल्टीप्लाई कर दे। लेट ओमेगा बी द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, है ना। अब सेकंड केस बोल रहा है कि ऑल्सो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी व्हेन द व्हील एट दिस पॉइंट, और मान लेते हैं शुरू कर रहा है, तो C पार्ट देखो, ओमेगा फाइनल मान लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाएगी ½ I⍵²। सिंस द व्हील स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, नाउ ω² = ω0 + 2 अल्फा थीटा, और ω0 क्या है, 0 है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा = लेंथ ऑफ अनबाउंड स्ट्रिंग डिवाइड रेडियस ऑफ व्हील। अनबाउंड स्ट्रिंग कितना हुआ, 2 मीटर, रेडियस कितने, 0.2 मीटर, 10 रेडियन। यहाँ तक पहुँचना कठिन है, यहाँ तक पहुँचो भाई कैसे भी करके। दोबारा सुन लो भले ही, काइनेटिक एनर्जी का गेन निकालना है तो ½ I⍵² होता है, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है कि व्हील को खींचा गया कितना, 2 मीटर खींचा गया, है ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा निकालना है हमें। थीटा क्या है, ये एंगुलर है ना। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, लेंथ ऑफ अनबाउंड स्ट्रिंग अपॉन में रेडियस होता है ना, आर का अपॉन रेडियस, है ना, वही है ये। थीटा इक्वल टू R/, रेडियस। आर क्या निकली, जितना खींचा, 2 मीटर खींचा, ओके सर। रेडियस क्या था, 0.2 मीटर, अकॉर्डिंग टू सेंटीमीटर को मीटर में करने पे 10 रेडियन आ गया आंसर। तो ω² = 2 × 12.5 × 10। 10 कहाँ से आया पता है, 12.5 कहाँ से आया, अभी ऊपर पहले पार्ट में हमने अल्फा ही निकाला था, ठीक है। तो इसका मतलब ω² आ गया हमारा। अब ω² आ गया तो I भी हमने ऊपर निकाला 0.4, आंसर हमारा 50 जूल आ जाएगा। एक चीज़ समझ में आई कि काइनेटिक एनर्जी गेन जो है यहाँ से भी 50 जूल ही आ रही है। तो द आंसर इज C, यानी पार्ट D देखो, कंपेयर करना था ना, तो आंसर आर सेम, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द व्हील इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्स, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। कोई लॉस नहीं हुआ क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस था, है ना। तो ऐसा आइडियल केस होता है वैसे, मगर मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, फ्रिक्शन तो होता ही है। मगर यहाँ पे देखो किस तरह से इन्होंने घुमा फिरा के, मतलब इक्वेशंस वही हैं, बस हमें देखना है कि किस तरह से अप्लाई करना है उन इक्वेशन में, उन वैल्यूज़ को पुट करके आंसर के करीब पहुँचना है, एग्जैक्ट आंसर लाना है विद इंक्लूडिंग यूनिट्स, ठीक है। तो ये मज़ेदार क्वेश्चन तो था, और C पार्ट जो था वो तुम्हें ओमेगा लाने के लिए थोड़ा तंग हो सकते हो, बाकी तो सब नॉर्मल था, है ना, एज इट इज़ था। और थोड़ा याद रखना है जैसे कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² / 2 कब होता है, ठीक है,
ये रॉड के लिए क्या होता है, ये सारी चीज़ें याद रखना बस। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, चैप्टर को चलने दो। चलो फिर आते हैं नेक्स्ट क्लास में और मज़ेदार है।